देखिए, अभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि वेस्टर्न रेलवे के अंदर डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई हुई है। जीडीसी इसको बोलते हैं, 2023 की वैकेंसी है। टेक्नीशियन की भी है, ट्रेन मैनेजर की भी है, एएलपी की भी है और जेई की भी है। तो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, इसलिए अभी आप देख सकते हैं रात के बज गए हैं करीब, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8:18 हो गया है, मतलब रात के 12 बजे से ऊपर हो गया है। अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, तो अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको गूगल पे सर्च करना है RRCWR, क्योंकि WR ने वैकेंसी निकाली है। तो RRCWR, जैसे CR निकालेगा तो RRCCR डालना है आपको। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, वेस्टर्न रेलवे। इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी ये मोबाइल से ही बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। देखिए, ये 31/7 को ही ये नोटिफिकेशन आया है जीडीसी का। और जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ऐसे मेरे को लगता है हर हर रेलवे निकालेगा। सेंट्रल रेलवे भी निकालेगा, वेस्टर्न रेलवे निकाला है, बाकी रेलवे हैं वो भी निकाल लेंगे जुलाई में शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं और नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या है। मैं अभी लेटेस्ट वेबसाइट से, ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं डाउनलोड सेक्शन में जाऊँगा, तो डाउनलोड सेक्शन में मुझे दिखेगा तो थोड़ी वेट करता हूँ मैं डाउनलोड होने के लिए। देखिए, खुल गया है, ये डाउनलोड हो गया है पीडीएफ से खोलता हूँ मैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है 31 तारीख का, और आज 31 तारीख की है, रात के बजे हैं 8। तो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन ही है। ओपनिंग डेट है 2 अगस्त 10 बजे से, और क्लोजिंग डेट है इसकी 31 अगस्त 2023। मतलब एवरेज 1 महीने का टाइम आपको दे दिया है। और इसमें दिया गया है कि आपका जो प्रोविज़न पीरियड है वो 1/7/2023 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते जो ट्रेनिंग में चल रहे हैं। मतलब इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आपका जो प्रोविज़न पीरियड है, जो भी आपका 1 साल 2 साल रहता है, या सेफ्टी कैटेगरी के अंदर क्या पीरियड रहता है, वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो प्रोविज़न पीरियड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1/7/2023 को अगर प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट हो गया है तो आप जीडीसी के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा, इसके अंदर ये भी दे रखा है कि आप रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए और वेस्टर्न रेलवे में काम करने वाले होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ वेस्टर्न रेलवे, यानी वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉय ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, तो आपको ज़्यादा अफरा तफरी नहीं बचानी है, यानी इसके चक्कर में ट्रांसफ़र ले ले, ऐसा कुछ ले लें, उसका चक्कर आपको नहीं करना है, क्योंकि हर हर बोर्ड है एक तरीके से जीडीसी निकालता ही निकालता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो देख सकता है, और दूसरा उसका प्रोविजनल पीरियड ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 2 तारीख को ये विंडो चालू हो जाएगी ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो आपको ऑनलाइन विंडो अप्लाई होगी, उसी से आपको अप्लाई करना है। फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये वेबसाइट है, इसी पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की विंडो चालू हो जाएगी, उसी से आपको अप्लाई करना है। ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। एक फॉर्म भी अप्लाई करके बता दूंगा, अगर मुझे कोई वेस्टर्न रेलवे का लड़का अपना डिटेल देगा और डिटेल भेजेगा तो मैं उसका फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है। देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय को एडवाइस दी गई है कि वह अपने अपने इंटरेस्ट पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट करें, जितना जल्दी हो सके उतना सबमिट कर दें, ताकि क्लोजिंग डेट से पहले वो सबमिट कर सकें। क्योंकि लास्ट डेट में क्या है, लोड हो सकता है, वेबसाइट जाम हो सकती है, इसलिए स्पष्ट दिया हुआ है। अगर किसी एम्प्लॉय का कोई वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो वो अपना वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी क्रिएट कर ले अप्लाई करने से पहले, और उस ईमेल आईडी को जब तक कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक उसको मेंटेन करके रखना है। ये यहाँ पर दिया हुआ है। और एम्प्लॉय को जो भी अपडेट है वो आरआरसी की वेबसाइट WR पर मिलती रहेगी। अब देखिए, इस वैकेंसी में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर हैं। देखिए, वैकेंसी की टेबल तो यहाँ पे दी हुई है Annex 1 में,
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनेक्स 4 में, ये हम बाद में देख लेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड भी वहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। देखिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है असिस्टेंट लोको पायलट की, दूसरी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, तीसरी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है जो कि लेवल 6 की है। एक अच्छा मौका है, अगर कोई डायरेक्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ तो डिपार्टमेंटल में अच्छा मौका है जूनियर इंजीनियर में जाने का। और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी अभी हुई है जो कि लेवल 5 की है। देखिए जेई की वैकेंसी 165 है, ज़्यादातर लोगों का टारगेट जेई रहेगा। उसके बाद टेक्नीशियन की 268 है, असिस्टेंट लोको पायलट की 313 है और 77 वैकेंसी है ट्रेन मैनेजर की है। और टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये यूआर की बताया हूँ मैं, SC ST की भी यहाँ पर दे रखी है, आप देख लीजिए। टोटल वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट की 603 है, टेक्नीशियन की 448 मतलब 68 वैकेंसी है, जेई की 277 वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल 277 वैकेंसी होना काफ़ी बड़ी बात है, और ट्रेन मैनेजर की 150 वैकेंसी है। तो ज़्यादातर फोकस लोगों का जेई रहेगा क्योंकि इसका ग्रेड पे भी अच्छा रहता है, लेवल भी अच्छा है। और वैकेंसी का टेबल भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो डिटेल में हम देखेंगे बाद में। और इसका सबका सिलेबस भी इसमें PDF में दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लेना। सिलेबस भी क्या रहेगा वो अपने हिसाब से देख लेना। और अगर सिलेबस का आपको चाहिए लिंक कि कहाँ पे क्या पढ़ाया हुआ है, तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी मैं प्लेलिस्ट भी अलग से क्रिएट कर दूँगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आ सकता है। और जो भी सिलेबस है वो सारा मैं पहले इस चैनल पे पढ़ाया हुआ हूँ। अगर हो सकता है कुछ समझ में ना आए या ऐसा कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ सकता है तो दोबारा से सिलेबस को हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ कमेंट में बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक हम वापस से चैनल पर पढ़ा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप उस का मटेरियल भेज देना, अगर मटेरियल भी नहीं भेजोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस टॉपिक को हम पढ़ा देंगे कहीं से भी। देखिए एज लिमिट के बारे में आप देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। 18 से 47, 42, 45 तक आप बढ़ सकते हैं, मतलब कि 40 से 40 तक का आदमी बढ़ सकता है, 18 से 42, 45 तक बढ़ सकता है। उसका डेट ऑफ बर्थ है वो सर्विस रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए, ये एम्प्लॉय को इंश्योर कर लेना है। ये जो डेट ऑफ बर्थ ये लिमिट बता रखा है, ये उसका सर्विस रिकॉर्ड, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड हर एम्प्लॉय का अलग रहता है, तो SR से वो मैच होना चाहिए, ये आपको इंश्योर कर लेना है। ठीक है। अगर कोई SC ST का कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको यहाँ पे एज का जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 5 साल का, जैसे अनरिजर्व का 42 है तो उसको 42 साल तक ही भरना है। ऐसे नहीं है कि वो 47 साल तक बढ़ सकता है। मतलब कि अगर वो SC ST का कैंडिडेट है और अनरिजर्व की कैटेगरी में फॉर्म भर रहा है तो उसको यहाँ पर वो एज का रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। दूसरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपकी 31/8/2023 तक आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पर मांगी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे आप भरेंगे तो वहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो अप्लाई करनी है। आपका जो भी कोई अगर मान लो कोई रिजल्ट का वेट कर रहा है तो उसको यहाँ पर भरना नहीं है, वो अप्लाई नहीं करें, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर कंप्लीट आ जाना चाहिए आपका नोटिफिकेशन से पहले, 31/8/2023 से पहले रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। ठीक है, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस में देखिए आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट ALP के लिए है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। ये 3 स्टेज हैं। मतलब आपका पेपर होगा, ALP की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। और ये सिलेक्शन पूरा है वो मेरिट के बेस पे होगा। जो भी सिलेक्शन है यहाँ पर पूरा मेरिट के बेस पे होगा, जितने आप ज़्यादा नंबर आप लाएंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर कोई भी एडिशनल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं की जाएगी रेलवे के द्वारा। एलिजिबल कैंडिडेट है उनको ये सारी चीज़ें देख लेना है। ठीक है। जैसे कि वेन्यू कोई एग्ज़ाम का सेंटर फिक्स कर दिया तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा किसी कंडीशन में। शिफ्ट को चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी सरकमटेंस में, यहाँ पर शिफ्ट को चेंज नहीं किया जाएगा। वो आप अपने अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि जिस डेट को एग्ज़ाम फिक्स होगा उसी दिन होगा।
देखिए सीबीटी है आपका, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, मराठी में होगा, गुजराती में होगा। 4 एग्ज़ाम, 4 लैंग्वेज ही रहेंगी, इनके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं रहेगी। कोई भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी सप्लीमेंट्री एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। अगर कोई बंदा एब्सेंट रह जाता है तो किसी भी कंडीशन में उसके लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। ये आप देख लीजिए। अभी देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो यहाँ पर बताया गया है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन है सारी एग्ज़ाम। एएलपी और टेक्नीशियन के लिए कॉमन है, एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए। कैंडिडेट है एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए कॉमन एक फॉर्म भर सकता है, ठीक है, और वही फॉर्म यहाँ पर चलेगा। अभी देखिए सीबीटी जो है वो 2 पार्ट में है। सीबीटी 2 पार्ट में, एक पार्ट में पार्ट ए है और दूसरा पार्ट है पार्ट बी है। पार्ट बी में सिर्फ टेक्निकल है, पार्ट ए है उसमें नॉन टेक्निकल है। अभी देखिए नॉन टेक्निकल का सिलेबस देख लीजिए, एएलपी और टेक्नीशियन का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट ए में आएगा आपका 90 मिनट का ये रहेगा। तो देखिए 90 मिनट में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, ये आप देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी में आपको बता रहा हूँ। देखिए 90 मिनट में आपसे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स में भी क्या पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, ये डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम। तो ये सारे वीडियो हैं आपको जो टीआई एजुकेशन चैनल है, जिस चैनल पे मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, उसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो ये रीजनिंग है, इसके भी वीडियो आपको सारे मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, अकॉर्डिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन, रिलेशनल और जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, एफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड अजप्शन। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद में तीसरा टॉपिक आ जाता है यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या आएगा, यहाँ पर ब्रॉड टॉपिक हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको रहेंगे। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन व्यूज रहते हैं, टॉप व्यू किसी का देखेंगे कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू देखेंगे किस तरीके से कैसा दिखेगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्री फिगर, यूनिट मेजरमेंट, मास, डेंसिटी, वर्क पावर, एनर्जी, मतलब नॉर्मल साइंस रिलेटेड, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल मशीन्स, ऑपरेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी, मतलब बेसिक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। और चौथा पार्ट इसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट जो रहती हैं वो यहाँ पर पूछी जाएंगी। अभी देखिए पार्ट बी में क्या होगा। पार्ट बी है 75 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर और 60 मिनट का रहेगा। पहला पार्ट 90 मिनट का था, तो देखिए उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दे रखे हैं। बाकी पार्ट बी है, इसमें 60 मिनट का रहेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दे रखे हैं 75 क्वेश्चन, और ये टेक्निकल के रहेंगे सारे। अब टेक्निकल किस हिसाब से रहेंगे, देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क फिक्स है, कोई भी SC ST ऐसा कुछ रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ पर 35% मार्क आपको लाना ही लाना है, ये क्वालिफाइंग मार्क है। उसके अलावा मेरिट बनेगी, जो लोग टॉप रहेंगे, जिनका अच्छे नंबर आएंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो देखिए ये पार्ट क्वालिफाइंग है, मतलब क्वालिफाई आपको करना ही करना है। और कैंडिडेट का ITI में हो सकता है, डिप्लोमा वाला हो सकता है, डिग्री वाला हो सकता है। ALP पोस्ट के लिए डिप्लोमा और डिग्री हो सकता है, ITI वाला हो सकता है। अगर ALP है तो अपना रिलीवेंट ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल जो भी है वो सेलेक्ट कर ले। अगर कोई ALP ITI नहीं है, डिप्लोमा नहीं है और उसके पास पे सिर्फ 12th है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, अगर 12th है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स से, तो वो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। टेक्नीशियन में भी वो टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नीशियन सिग्नल के लिए वो एलिजिबल है, बाकी चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उनको अपना स्पेशल ट्रेड है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, वही इनको सेलेक्ट करना है। अगर वो कोई और ट्रेड चूज करते हैं
किसी और पोस्ट के लिए फिज़िक्स केमिस्ट्री के अलावा, तो वो पोस्ट सिर्फ रहेगी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अलावा, फिज़िक्स और मैथ के अलावा। तो फिज़िक्स और मैथ की ट्रेड सिलेक्ट करते हैं तो फिज़िक्स और मैथ के ही उनके 12th लेवल के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। अगर किसी बंदे के पास में ITI नहीं है और उसके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो वो डिग्री सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन ये ALP पोस्ट के लिए है। तो वो ट्रेड है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो उनकी ट्रेड है वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जब भी वो फॉर्म भरेंगे तो ट्रेड अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर सिलेबस दे रखा है 10th+2 डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी है। देखिए ट्रेड में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री होल्डर जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल कम्बिनेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्बिनेशन होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल कम्बिनेशन होनी चाहिए। चौथा ब्रांच है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल कम्बिनेशन होनी चाहिए, या 12th भी हो सकता है लेकिन फिजिक्स और मैथ 12th में कंपलसरी होनी चाहिए। तो उनके ट्रेड हैं ये फिजिक्स मैथमेटिक्स। और ऑटोमोबाइल में जैसे कि मोटर्स वगैरह आ जाती है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे मोटर्स ट्रैक्शन मशीन्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन मैकेनिक्स, ये ब्रांचेज के नाम दे रखे हैं, ट्रेड के नाम। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, इस तरीके की ट्रेड हैं जो कि ITI में अंदर होती हैं, वो ट्रेड के नाम दे रखे हैं। तो ये ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स वायरमैन ये आप चूज कर सकते हैं। अभी आप बात जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सिर्फ ALP के लिए है। तो देखिए ALP के लिए जो टेस्ट है ये 42 मार्क्स का होगा, जैसे कि नॉर्मल एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग है। मिनिमम स्कोर इसमें 42 है प्रत्येक टेस्ट बैटरी के लिए, और इसमें भी कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। 42 मार्क आपको लाना ही है प्रत्येक टेस्ट बैटरी के लिए, मिनिमम 42 मार्क है। और यहाँ पर कैंडिडेट जो लिए जाएंगे 8 टाइम्स लिए जाएंगे, ALP की जितनी वैकेंसी है उसका 8 टाइम्स क्वालिफाई किया जाएगा पेपर के आधार पे बैटरी के लिए। तो एक सीट पे यहाँ पे 8 लोग रहेंगे, 8 टाइम्स रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे जो सिलेक्ट किए जाएंगे वो पार्ट A में आपने किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा उसके आधार पर सिलेक्ट किए जाएंगे। और उनका क्वालिफाइंग मार्क है पार्ट B, मतलब पार्ट B में आपको क्वालिफाई करना ही करना है। जिन्होंने ALP सेलेक्ट किया उनको क्वालिफाई करना ही करना है। अगर कोई कैंडिडेट हर बैटरी टेस्ट में क्वालिफाई करता है तो उसको ALP पोस्ट के लिए सिलेक्टेड माना जाएगा, मतलब सेलेक्ट किया जाएगा। और जो बैटरी टेस्ट है ये इंग्लिश और हिंदी में ही होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। जो कैंडिडेट ALP का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो पास करते हैं उन्हीं के आधार पर ALP की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और इसमें 70% वेटेज है वो पार्ट A में आप जो लाए हैं उसका जुड़ेगा, और 30% वेटेज आपका पार्ट B में जो एप्टीट्यूड टेस्ट में लाए हैं उसका जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा, तो वो आप जहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, RDSU की वेबसाइट पे indianrailways.gov.in, इसके डायरेक्टर पे जाना है, साइको टेक्निकल डायरेक्टर, फिर कैंडिडेट कॉर्नर में क्वेश्चन का पैटर्न दिया होगा, तो वहाँ पर पैटर्न पे जाके आपको देख लेना किस तरीके का पैटर्न साइको का रहता है। तो देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होगा, जैसे कि ऑप्शन और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मान लो कोई बंदा है एप्टीट्यूड टेस्ट पास नहीं किया है, वो दोनों सेलेक्ट किया टेक्नीशियन और ALP में अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट पास नहीं होता है, तो उसको टेक्नीशियन पोस्ट दिया जाएगा बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट B क्वालिफाई होना चाहिए, ALP के लिए तो क्वालिफाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब पार्ट A पार्ट B आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में जितनी वैकेंसी रहेंगी उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, बाकी लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी का डिटेल हो गया नॉर्मल। अभी आ जाते हैं नीचे, जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम है, तो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। इसमें देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है सारी की सारी जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा,
और फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल, एक ही एग्ज़ाम होगी, मेरिट के आधार पर इस पर सिलेक्शन होगा। ड्यूरेशन इसका 120 मिनट का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 150 रहेंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो भी आपकी जीके के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल एबिलिटी है उसके क्वेश्चन रहेंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी रहेगा सब्जेक्ट आपका उसके हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे। अभी देखिए इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। डिटेल सिलेबस में क्या है, जैसे जनरल अवेयरनेस, जीके। जीके का आप देख लीजिए, यहाँ पर 15 मार्क्स का वेटेज दे रखा है जीके का, ठीक है। 15 मार्क्स के वेटेज में आप देख लीजिए जीके 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन है सेक्शन के अंदर। इसमें करंट अफेयर आपका आ जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इशू कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब इन्वायरमेंट के इशू जो भी इंडिया को इफेक्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो 10वीं लेवल की पूछी जाएगी, सीबीएसई का सिलेबस रहेगा, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसको मैं क्रिएट कर दूंगा। 10वीं का सीबीएसई का जो सिलेबस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ पर मैं पढ़ा दूंगा। फिर बेसिक्स से हैं कंप्यूटर के एप्लीकेशन के, जैसे कि आर्किटेक्चर कैसा है कंप्यूटर का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज क्या होती हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल क्या होता है, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, ये सब क्या होता है, वो सब हम पढ़ा देंगे, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। तो ये सिलेबस है कंप्यूटर के बारे में। फिर इन्वायरमेंट का है, पॉल्यूशन कंट्रोल, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी, एयर, वाटर, नॉइज़ पॉल्यूशन, उनका इफेक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, तो इनके बारे में भी मैं कहीं से भी सोर्स कलेक्ट करके आपको पढ़ा दूंगा। उसके तो ये तो 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद में टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं, जिसमें आपकी जो एक ट्रेड आपने चूज करी है उसके आधार पर उसका सिलेबस रहेगा। तो देखिए आप सिलेबस का पैटर्न देख लीजिए, 15 नंबर का जीके हो गया, 15 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, और 10 नंबर का कंप्यूटर एप्लीकेशन और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाएगा, और इन्वायरमेंट हो जाएगा 10 नंबर का, और 100 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा। इस तरीके से 150 नंबर का पैटर्न रहेगा टोटल, ठीक है। अभी देखिए आपका कौन कौन एलिजिबल है। 3 साल का डिप्लोमा अगर है आपका इसी ब्रांच में, कैसी ब्रांच में है, जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच हैं सारी, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, और इंडस्ट्रियल टूल मशीनिंग, या इनसे कम्बिनेशन में भी कोई ब्रांच है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, डिग्री है या डिप्लोमा है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, उसे कम्बिनेशन वाली कोई ब्रांच है तो आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, कम्युनिकेशन ब्रांच, कंप्यूटर साइंस में भी एलिजिबल हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। कोई भी ब्रांच में सिविल इंजीनियरिंग में आपने बीएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेन मैनेजर में आप देख लीजिए, ट्रेन मैनेजर का एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट का है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 40 नंबर की है, 30 नंबर का मैथमेटिक्स से है, फिर जीके और रीजनिंग 30 नंबर की है, और 100 नंबर का टोटल यहाँ पर हो रहा है। तो जनरल मैनेजर में कुछ ट्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं अपन नहीं है, मतलब ट्रेन मैनेजर में ट्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा खासा पोस्ट है लेवल 5 में, तो ये भी आप देख लीजिए। इसका सिलेबस भी आपको मैथमेटिक्स लिस्ट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स में भी नंबर सिस्टम, LCM, SCF, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सब आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। जनरल अवेयर इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी सब प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, सिमिलरिटीज इन डिफरेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और नंबर सिस्टम से हैं, ये सारा मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो है, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मूवमेंट्स, प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस, लाइफ साइंस जो कि 10th लेवल की रहेगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिक्स,
थोड़ा देखिए यहाँ पर को एलेबोरेट टाइप में दे रखा है जनरल साइंस एंड अवेयरनेस का। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, UN and other important world organization, environment issues concerning India, world at large, और basics of computer and computer application, common aviation, transport system in India, Indian economy, famous personality in India, world, flagship government program, flora and fauna of India, important government and public sector organization of India। तो देखिए आप एक बार सिलेबस थोरली पढ़ेंगे तो आपको आइडिया रहेगा क्वेश्चन कहाँ से किस टाइप का पूछा जाता है। उसके बाद में आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप देखिए कॉल लेटर है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। 1 सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, ऑल डॉक्यूमेंट्स की आपको रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये आप बाद में देख लीजिएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ओरिजिनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब कौन कौन किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ WR, मतलब वेस्टर्न रेलवे में काम करने वाला ही एलिजिबल है। उसका प्रोविजनल पीरियड ख़त्म होना चाहिए और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या है। देखिए ऑल रेगुलर एम्प्लॉय, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी है अगर, और अगर वो 7th CPC लेवल मतलब 7वें लेवल से कम पे हैं जो भी एम्प्लॉय है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं, ठीक है, GDC के एग्ज़ाम में। ऑल रेगुलर एम्प्लॉय जिनकी क्वालिफ़िकेशन है जो भी बताई गई है यहाँ पर, BTech डिप्लोमा जो भी है, वो 7th लेवल से कम है। और दूसरा, बीइंग GDC कंडक्टेड आर एलिजिबल टू अप्लाई सिलेक्शन फ्रॉम नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी, मतलब कि वो नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में भी बच सकते हैं और सेफ्टी से नॉ सेफ्टी कैटेगरी में भी बच सकते हैं। मतलब नॉन सेफ्टी वाले सेफ्टी कैटेगरी में बच सकते हैं और सेफ्टी वाले भी सेफ्टी में बढ़ सकते हैं। मतलब ALP भी ट्रेन मैनेजर का बढ़ सकता है, इसका मतलब ये है। और नॉन सेफ्टी में कोई मान लो क्लर्क वगैरह है, वो सेफ्टी कैटेगरी में आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, ऐसा इस बात का मतलब है, ठीक है। जो कैंडिडेट रेगुलर एम्प्लॉय है वेस्टर्न रेलवे का 1 जुलाई 2023 को, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट है जिसने रिज़ाइन दे दिया है या उसने ट्रांसफ़र ले लिया है अदर रेलवे में, मतलब कि हम कह सकते हैं 1 जुलाई 2023 को वो कैंडिडेट वेस्टर्न रेलवे का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर कोई 1 जुलाई 2023 के बाद में ट्रांसफ़र लेके रेलवे में गया है, वेस्टर्न रेलवे में म्यूचुअल लेके गया है या कोई और तरीके से ट्रांसफ़र लेके गया है, तो उसको यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पर कंसिडर किया नहीं किया जाएगा इम्प्लीमेंट के लिए, मतलब उसको माना नहीं जाएगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। मतलब वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है अगर वो 1 जुलाई 2023 के बाद में वेस्टर्न रेलवे में ट्रांसफ़र लेके गया है, तो उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और देखिए क्या है और दिया हुआ है, एम्प्लॉय शुड पासेज दी रिक्वेस्टिंग, मतलब उसको क्या है जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास में रिजल्ट के रूप में आ जानी चाहिए सारी की सारी जो मार्कशीट है। और वो साथ के साथ सेम वे बी इंक्लॉज इन दी सर्विस शीट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप बता रहे हैं वो एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले, मतलब कि आपका क्लोजिंग डेट 30 अगस्त है, तो 30 अगस्त से पहले आपके सर्विस रिकॉर्ड में वो मेंशन हो जाना चाहिए। सर्विस रिकॉर्ड में अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया तो उसको भी यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भर रहे हैं उनको आप सर्विस रिकॉर्ड में भी एंट्री करवा लें। अगर कोई बंदा ऐसा है जो फाइनल एग्जामिनेशन का वेट कर रहा है तो उसको यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और जो भी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए यूनिवर्सिटी से, अदरवाइज उनको रिजेक्ट माना जाएगा। उसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पर जोन ऑफ कंसिडरिंग ऑफ GDC विल इनकम्पास स्टाफ बिलोंग टू ऑल डिपार्टमेंट ब्रांच डिवीज़न, ठीक है।
यहाँ पर आप मतलब जोन वेस्टर्न रेलवे सारे जोन के भर सकते हैं, वेस्टर्न रेलवे के जो भी हैं। और ये जो पॉलिसी है, रेलवे बोर्ड का लेटर है ये 22/2/2019 को, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। आरपीएफ के जो लोग हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। रेलवे का ये लेटर नंबर है, इसके आधार पर कोई भी सेपरेट रिजर्वेशन पोस्ट यहाँ पर नहीं है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए रेलवे बोर्ड के लेटर के आधार पर। जैसे इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को अभी रिजर्वेशन दिया है, लेकिन वो फाइनेंशियल बेस पे दिया है, तो उसके लिए रिजर्वेशन पे अलग से कोई सीट नहीं है यहाँ पर, वो देख सकते हैं आप। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा इनका, वो सेम रहेगा, जैसे डायरेक्ट भर्ती होता है वैसे ही इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। देखिए, सिंगल स्टेज रिटर्न एग्ज़ाम है, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो एएलपी के लिए है। बाकी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम है, बाकी 2 एग्ज़ाम इसमें नहीं है। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाना चाह रहा है अपने लिए किसी वजह से, तो उसके लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन यहाँ पर नहीं की जाएगी। ठीक है, और भी आप देख लीजिए, उनको वैलिड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने रहेंगे, प्रिंट आउट भेजने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना हिसाब से अपना जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आप देख लीजिए, आप मेडिकल स्टैंडर्ड जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, और आप देख लीजिए यहाँ पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एग्ज़ाम रिकंडक्ट नहीं करी जाएगी। फिट आपका होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड, वो नॉर्मल चीज़ें दे रखी है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो वेस्टर्न रेलवे में कहीं भी पोस्टेड किए जा सकते हैं। ये रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन रहेगा। ठीक है, और अगर कोई इन एडवर्टमेंट एरर का कोई एरर रहता है, मतलब आपको जो सोर्स है वो वेस्टर्न रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। आपने कहीं बाहर से एडवर्टाइजमेंट के रूप में कोई गलत इन्फॉर्मेशन ले ली है, तो उसके लिए वेस्टर्न रेलवे रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये आपको सोच लेना है। अगर कोई बाहर से किस तरीके से पैसे वैसे देने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके का मतलब इस तरीके की मिसकंडक्ट कर रहा है, एरर कर रहा है, तो उसको रेलवे सर्विस से निकाल भी सकती है। ये रेलवे के पास पावर है। ठीक है, तो उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। और मिनिमम परसेंटेज है यहाँ पर, वो भी है टेक्निकल सेक्शन में भी। पेपर जो होता है उसमें 40% अनरिजर्व के लिए, और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, और कैंडिडेट है इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसी निकालने बुलाए जाएंगे। वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं रहेगी, सिर्फ डीवी में उनको ही बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी रहेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आप देखें, सारा मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको देख लेनी है। फादर का नेम कंसीडर को, अपना नाम जो है वो आपको इस हिसाब से डालना है, कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में, उसके आधार पर भी डालना है आपको। सर्विस रिकॉर्ड में भी वैसे के वैसे ही रहना चाहिए, तो सर्विस रिकॉर्ड में भी आप अपडेट करवा लीजिए। अगर सर्विस रिकॉर्ड में कुछ चेंज है तो अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, तीनों जो फॉर्म में आप भरेंगे सर्विस रिकॉर्ड में जो मैच होना चाहिए, और वही डॉक्यूमेंट्स में आपका होना चाहिए, वो आपको ध्यान दे लेना है अच्छे से। ठीक है, मैट्रिकुलेशन 10th का जो सर्विस रिकॉर्ड में मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, सबमिशन से पहले मैच हो जाना चाहिए। बाकी देखें आप, सिग्नेचर है कैंडिडेट के, वो सारी स्टेज में लिए जाएंगे, वो लास्ट में मैच होने चाहिए। वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज भी की जा सकती है, और जीरो भी की जा सकती है वैकेंसी। ये सब रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल उसकी नीड क्या है रेलवे की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की नीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सेंट्रल रेलवे में अभी पहले वैकेंसी निकाली गई थी 2022 में जीडीसी की, अभी उनको नील कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है कि रेलवे को रिक्वायरमेंट नहीं है। उस तरीके से वो रेलवे के पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो उनको जीरो भी कर सकती है। ठीक है, किसी भी स्टेज पर उनको कैंसिल कर सकती है, रेलवे के पास पावर है, यहाँ पर ये दे रखा है स्पष्ट। ठीक है,
और आगे आप देख लीजिए किस तरीके से अप्लाई करना है, वो भी आप दिखाया हुआ है यहाँ पर। रेलवे की वेबसाइट रहेगी rrcwi.com, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लिंक पे जाना है, वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना पर्सनल डेटा भरना है, बायोडाटा जो भी वह है वो आपको भरना है। लिंक 2 तारीख को चालू हो जाएगी। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भर देना है, सर्विस रिकॉर्ड और धीरे धीरे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो भर देना है। फ़ोटोग्राफ में आप देख लीजिए, मान लो किसी से फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट नहीं होता है तो मेरे को भेज देना, मैं उनको सेलेक्ट करके भेज दूँगा आपको। फ़ोटोग्राफ में किसी किसी को दिक्कत आती है केबी सेलेक्ट करने में। देखिए फ़ोटोग्राफ आपका 200 केबी में होना चाहिए, ये साइज़ आपकी होनी चाहिए 3.5 ठीक है। अगर किसी को फॉर्म भी भरवाना है तो मेरे को भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नॉर्मल पेमेंट रहेगा उस पेमेंट में मैं फॉर्म भी आपका भर दूँगा। नॉर्मल डिटेल आप जो भी फॉर्म में लगती है वो भेज देना मेरे को, मैं आपका फॉर्म भी भर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जेपीजी में आपका फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपकी 200 केबी तक अलाउ है। और ये वेबसाइट में आपको देखिए डायरेक्ट लिंक मिलेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, वहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके लिंक बेसिक डिटेल आपको भरने देनी है। HRMS ID के आधार पे, एम्प्लॉय ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब भर देना है। उसके बाद में यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ईमेल पे भेजा जाएगा। उसके बाद में फ़ोटो सिग्नेचर आप डाल दीजिएगा और जितनी भी एक्यूरेसी है डेटा की वो आपको चेक कर लेना है फॉर्म भरने से पहले, और बाद में मतलब रिव्यू भी कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है, जेपीजी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। सिग्नेचर जो है जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होंगे, फ़ोटोग्राफ होगा और सिग्नेचर होगा। फ़ोटोग्राफी और सिग्नेचर ही होगा यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स बाकी अपलोड नहीं होंगे यहाँ पर। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट जब होगा, SC ST के हैं तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड होगा, लेटेस्ट होना चाहिए, वो आपका ज़रूर सब अपलोड होगा। लेकिन अपलोड फॉर्म भरते समय नहीं होगा, ये DV के समय प्रोड्यूस करना होगा, ये ध्यान रखना आपको। अपलोड नहीं होगा, सिर्फ DV के समय आपको प्रोड्यूस करना है। और आपको सिर्फ एप्लीकेशन है, अगर कोई ऑफलाइन भेजता है तो वो आपको यहाँ पर एंटरटेन नहीं की जाएंगी, इनवैलिड मानी जाएंगी। आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरना है। इनकम्प्लीट अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो भी वो इनवैलिड मानी जाएगी। अगर कोई का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो वो भी इनवैलिड मानी जाएगी। अंडर एज है तो भी इनवैलिड मानी जाएगी। अगर कोई मोर देन 1 एप्लीकेशन सेम कैंडिडेट के द्वारा रजिस्टर्ड की गई हैं, मोर देन 1 एप्लीकेशन, तो ऑल सच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, मतलब उसकी सारी की सारी एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट माना जाएगा। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको रजिस्टर नहीं करनी है। फ़ोटोग्राफ अगर किसी ने अपलोड नहीं किया है, ब्लैक एंड वाइट अपलोड किया है, या उसमें टोपी पहन रखी है, चश्मा पहन रखा है, या इस तरीके का फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, उसको भी रिजेक्ट माना जाएगा। आपको फ़ोटो और विदाउट स्कैन एप्लीकेशन, अगर आपने फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं डाले हैं तो भी आपको रिजेक्ट माना जाएगा। ऑनलाइन कुछ भी डिटेल गलत डाली है, मैच नहीं कर रही है तो डिटेल, तो भी उसको इनवैलिड माना जाएगा। अगर कोई 1 जुलाई 2023 को रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है वेस्टर्न रेलवे का तो उसको भी इनवैलिड माना जाएगा, उस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर किसी के खिलाफ मिसकंडक्ट का कुछ लगा हुआ है, रेलवे की तरफ से कुछ पनिशमेंट है, तो उसको भी क्या है, इनवैलिड माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी का टेबल दिया हुआ है, कौन कौन सी में किसकी वैकेंसी है, तो ये आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना। ये वैकेंसी जो है वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये सारी वैकेंसी है। जेई में भी अलग अलग हैं, SNT में है, मैकेनिकल में है, डीजल में है, ब्रिज में है, पीवे में है, वो सारे TRS में है, वो सब अपने हिसाब से देख लेना। ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आप देख लेना, अपनी अपनी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अपने हिसाब से आपको जो सही लगे वो देख लेना। और नीचे क्या है, नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है जेई एग्ज़ाम का ट्रेड के हिसाब से। जैसे ये दिया हुआ है मैकेनिक्स का, मैकेनिकल ब्रांच का, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। तो ये सिलेबस आप डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, या प्रिंट निकाल लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑथेंटिक लिंक में डाल दूँगा, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ये SC/ST का परफॉर्मा है कि अगर SC/ST कैंडिडेट है इस तरीके का आपका कास्ट का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको बताया हूँ। ये बैकवर्ड क्लास का है, OBC जो होता है उसका फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको ऑथेंटिक बताया हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बनाते रहें और हम मोटिवेट रहेंगे इस चीज़ से, ताकि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट करके बताइए, हम उसका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।